कितनी लाशें देख ली हैं। कोविड की दोनों वेव्स में काम किया। आपने कोविड में रिपोर्टिंग की, बिल्कुल। कैसे की रिपोर्टिंग? कोविड की जब फर्स्ट वेव आई थी तो सारी दुनिया बहुत ही खौफ में थी उस समय, और लोग बाहर ही नहीं निकल रहे थे, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहे थे, सड़कें सुनसान थी। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, दैनिक भास्कर की तरफ से एक टीम बनाई गई थी कि मतलब कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या रहा है ये मालूम ही नहीं चल रहा है, किसी भी तरह से कोई बाहर ही नहीं है कि हम ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे। तो उस पूरी टीम को अलग अलग दिशाओं में भेजा गया था। मेरे पास ऑलमोस्ट मेरे पास साउथ इंडिया था, लगभग 2.5 से 3 महीने का टूर रहा होगा। सबको एक एक इनोवा दी गई थी, फोटोग्राफर हमारे साथ थे, और खाने पीने का कुछ कुछ सामान हम लोगों ने रखा था। तो वो एक्सपीरियंस ऐसा था कि मुझे ऐसा लगता था कि कोविड की दोनों वेव, सेकेंड वेव में जिस समय मुंबई से मज़दूर पैदल चलने शुरू हुए थे, उस समय मैंने रिपोर्टिंग की है। मुंबई से लेकर यूपी तक मैं मज़दूरों के साथ आई हूँ, हम रिपोर्टिंग करते हुए। मेरे साथ मेरे एक और कलीग भी थे, तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि रिपोर्टिंग आपको बदल कर रख देती है। कोविड की दोनों वेव्स की रिपोर्टिंग ने मुझे बतौर इंसान बदल के रख दिया, बतौर एक जर्नलिस्ट बदल के रख दिया, जिसको कहते हैं ना, आपको पूरी तरह से आप सूफियाना भी नहीं कहेंगे, आप एक नए ही उसमें आ जाते हैं। मैंने अस्पतालों के बाहर लोगों को 1-1 करोड़ रुपया लेकर खड़े देखा है, मैंने लोगों को पाँव पड़ते देखा है। हैदराबाद की बात मुझे शायद याद आ रही है कि मैं हॉस्पिटल के बाहर गई, वहाँ पर एक ही हॉस्पिटल था, किसी और जगह पे आसपास के अस्पतालों में लोगों को एडमिट नहीं किया जा रहा था। डॉक्टर नहीं, नर्स नहीं, ऑक्सीजन नहीं, लोग मर रहे हैं, लोगों की लाशें कहाँ क्या हो रही है कुछ नहीं मालूम है। तो एक औरत वहाँ पर मेरे को हैदराबाद में मिली, उसने वो बोला कि मेरे हस्बैंड को कोविड हो गया था, और वो बोली कि 1 हफ्ते से अंदर है, हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं है, हॉस्पिटल से बहुत दूर रिश्तेदार वगैरह बैठे हुए थे। उसके हस्बैंड का पता ही नहीं लगा कि वो ज़िंदा है, मर गया, उससे उसकी बात ही नहीं हो पा रही थी। किसका क्या बनाकर किसको मार दिया, कौन मर गया, कुछ नहीं पता लग पा रहा है। फिर मुझे अच्छे से याद है बैंगलोर का एक केस था, वहाँ पे एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि सभी का दाह संस्कार और लाशों का दफन जो है उसका काम कर रही थी। तो जब मैंने उनसे बात की, बोले ठीक है मैडम आप कब्रिस्तान में आ जाइएगा, कब्रिस्तान के पास ही शमशान है। तो मुझे अच्छे से याद है कि उस मुस्लिम लड़के के हाथ में 15 दिन का बच्चा था, वो बच्चा हिंदू बच्चा था, और वो लड़का वीडियो कॉल पर था, और उसकी माँ ज़ार ज़ार रो रही थी, फूट फूट कर रो रही थी। आप ये देखिए कि इस हद तक इंसानियत मर गई थी कि उसके हस्बैंड ने उसको आने नहीं दिया, और वो उसके पाँव पड़ रही थी कि तू बस मेरा एक काम कर देना, जब इसको तू दफनाएगा, क्योंकि छोटे बच्चे को हिंदुओं में दफनाया जाता है, बोले कि राम नाम सत्य बोलना, राम नाम सत्य बोलना। और वो मुस्लिम लड़का था और सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वहाँ पे बेंगलोर की जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो बहुत इस काम को उन्होंने शिद्दत से किया था, और वो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, जितना जो उसको चीज़ें आती थी वो उसमें कर रहा था। तो 15 दिन का एक बच्चा जिसने दुनिया ही नहीं देखी, और कितना बदनसीब होगा या क्या होगा जो कि माँ बाप उसका दाह संस्कार भी नहीं कर, उसके हस्बैंड ने लेडी को नहीं आने दिया था। वो खुद भी नहीं आया, बाप भी नहीं आया? बिल्कुल भी नहीं। मतलब कि आप ये देखिए कि बेटे अपने माँ बाप की लाशें छोड़कर भाग गए। हॉस्पिटल से फ़ोन आता था कि इसकी लाश ले जाओ भाई, लाश ले जाओ। लाश लेने के लिए बच्चे नहीं आते थे। यहाँ पर भी बिल्कुल। हमने मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को ही काम करते देखा। हिंदू फैमिलीज़ में जो डेथ हुई उनके कोई रिश्तेदार नहीं आया। बिल्कुल। एक फैमिली ऐसी थी जहाँ पर सुबह बाप की डेथ हुई, फिर माँ की हुई, और बच्चा 16 साल का, और उसका कोई रिश्तेदार नहीं आया। और फिर कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ही काम कर रही थी, उन्होंने ही किया। हम लोगों ने कांटेक्ट किया, ये ग्रेटर नोएडा की तरफ का मामला था, तो ये ओखला से लोग गए वहाँ पर उनकी मदद करने, और उन्होंने दफनाया था। और गुजरात में भी ऐसा बहुत हुआ। अरे बहुत, महाराष्ट्र में ऐसा बहुत हुआ। महाराष्ट्र में हुआ, तो मुस्लिम्स ने ये क्रियाक्रम और दाह संस्कार करवाए बहुत लोगों के। आप ये देखिए कि वहाँ पर हमको तो पता लगता नहीं था कि यार डेथ कितनी हुई है, कोई बताता तो था नहीं। तो हम लोग मतलब कि उस कोविड के पीक टाइम में हम लोग रात में एक चक्कर शमशान घाट का लगाना ही लगाना है, क्योंकि रजिस्टर से ही पता लगता था कि आज का जो डेथ रेट है वो क्या है।
कोई बच्चे को नहीं पता, माँ को नहीं पता, लोग एक इतना इतना पैसा लेकर खड़े हैं, तो पैसे की कीमत उस समय पता लगी कि पैसा कागज़ है, ये पता लगा, है ना। रिश्ते क्या है वो पता लगा। कई बार कुछ लोग मतलब कि बात करने के लिए वो हो जाते थे, तो वो जो दौर था। फिर जब सेकंड वेव में जब यहाँ से मज़दूर जा रहे थे, उस समय आप ये देखिए कि मुझे अच्छे से याद है, जब मैंने बॉम्बे से यात्रा शुरू की थी उस समय हमने, तो बॉम्बे का जहाँ बॉर्डर ख़त्म हो जाता था वहाँ पर कुछ एक बसेस थी यूपी वगैरह के लिए, है ना। वो बसें ऐसी थी कि आप उसमें सोच भी नहीं सकते थे चढ़ने वढ़ने का। तो वहीं पे कैंप भी था, तो मैंने एक लेडी को इंटरव्यू करना चाहा, तो वो इतना ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि पहले मेरे को ना वॉशरूम जाना है। वो प्रेग्नेंट थी औरत, मुझे लगता है कि उसको 9वां महीना या 8वां महीना होगा। उससे चला नहीं जा रहा था, उसको भूख इतनी लगी थी, प्यास से मर रही थी, और वॉशरूम उसको जाना था कि मतलब कि वो ऐसा था कि मर जाएगी अभी। वो मेरे को कह रही है कि मैं तेरे से बात करूँगी, उसने मेरी बाजू पकड़ी, बोली यहाँ पर कोई है ही नहीं, क्योंकि चारों मुस्लिम महिला थी, नकाब पहना हुआ था उन्होंने, थोड़ा सा होता है कि चारों तरफ मर्द हैं, लोग घूम रहे हैं, है ना। तो हेजिटेशन में कहाँ पर वॉशरूम जाएंगी, कहाँ कैसे करेंगी, वो एक अलग मतलब कि उस दौर में भी वो जब चल रहा है तब भी हेजिटेशन है इस बात की, लेकिन कुछ था ही नहीं। तो मतलब कि भूख से मरते लोग देखे, प्यास से मरते देखे, रोटी से मरते लोग देखे, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि। और आप ये देखिए कि जिस समय ये बॉम्बे के हॉस्पिटल्स में एक वीडियो वायरल हुआ था कि काले रंग के पॉलीथीन में लाशें जो हैं वो कूड़े लपेटी जा वाले। रही हैं, कूड़े वाले। वो वीडियो सबसे पहले जब मेरे पास आया तो वो धारावी के पास है वो हॉस्पिटल। तो आप ये देखिए कि एक आदमी जिसको एडमिट किया, है ना, हमारे दोस्त थे, उनको कोविड हो गया था, एडमिट उनको किया, तो वो कह रहे हैं कि मेरे को तो यहाँ से निकलना है शाम में, कह रहे बोले मैं मर जाऊँगा। तो हमने पूछा कि क्यों, हुआ क्या, मर क्यों जाएगा भाई। उसने वहाँ से वीडियो भेजा, दोनों तरफ बेड के लाशें पड़ी हुई हैं, सुबह से लाशें पड़ी हुई हैं काले रंग के प्लास्टिक में लिपटी हुई, इधर बेड पे लाशें पड़ी हुई हैं, उधर देखो उधर लाशें पड़ी हैं। तो अब चारों तरफ काले रंग के पॉलीथीन में लाशों में किसी आदमी को रख दोगे, वो तो वैसे ही मर जाएगा, उसी तरह से वो मर जाएगा। और जिस तरह से वो लोग उसको फिर रैप करते थे, जो लोग उसको ऑपरेशन करना, काटना, फाटना, हज़ार, उस समय तो कन्फ्यूज़न ही बहुत ज़्यादा थे ना, भ्रांतियाँ बहुत थी, ऐसा करेंगे तो कोविड हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो कोविड हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो कोविड हो जाएगा। तो वो दौर काफ़ी ख़राब जिसको कहते हैं ना, वो दौर था। हमारा इतना बड़ा इस स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर किसी काम नहीं आया। बिल्कुल भी नहीं। और मालूम है, हम लोग कहते हैं बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, ये इस तरह के शहर हैं, उस तरह के शहर हैं, लेकिन इन शहरों में हमने सड़कों पर लोगों को मरते हुए देखा है, लोगों को भूखे देखा है, प्यासे देखा है ना। गांव देहात में फिर भी मतलब कि हालात ठीक थे, और गांव देहात के ये हालात थे कि जो आदमी शहरों से जा रहा था, खासकर मुंबई जैसे शहर से जब जा रहा था, उसको गांव में नहीं आने दे रहे थे। एक बात और मैं जोड़ना चाहती हूँ कि जो आपने भूख का की बात कही, सरकार कहीं नहीं थी। हम लोग जो चैरिटी कर रहे थे, जो पैकेट्स बना करके भेज रहे थे, हमारे साथ ये होता था, दिन में हर दूसरे दिन या दिन में 2 बार थाने से फ़ोन आ जाता था कि हम 2 लोगों को भेज रहे हैं, प्लीज़ आप इनके इनके लिए कर दीजिए। बिल्कुल मैं सहमत हूँ। थाने के पास जो पुलिस, जिसको हम स्टेट का फर्स्ट इंटरेक्शन समझते हैं जनता के साथ, उन लोगों के पास वो चाहते थे मदद करना, वो भी कर रहे होंगे, लेकिन वो भी इतना नाकाफ़ी था, तो वो हम लोगों के पास भेजते थे। और हमारा जो गली के नुक्कड़ के जो परचून की दुकान है, जो किराना स्टोर्स हैं, उन्होंने इतना साथ दिया, ना रेट्स बढ़ाए, मैं पूरे जामा मस्जिद की बात कर रही हूँ, ना रेट्स बढ़ाए, ना क्वालिटी ख़राब करी, और वही चीज़ें दी। और हम लोग रैंडमली पैकेट्स चेक करते थे, किट्स चेक करते थे, सब कुछ ठीक था। लेकिन सरकार के यहाँ से जो राशन आता था उसमें शिकायतें आती थी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर उस समय भी हमारी सरकार परफॉर्म नहीं कर पाई और उसी समय नहीं कर पाई, क्या चला जाता अगर कुछ दिन ट्रेनें चल जाती और इज़्ज़त से और सुरक्षा के साथ में लोग अपने घरों को पहुंच जाते। यूपी बिहार में जिन लोगों ने इस देश को बनाया, इस देश का निर्माण कर रहे हैं, दिन रात जो लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को कंस्ट्रक्शन साइट पर छोड़ के आपके बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, उनके लिए आपके पास रेलवे नहीं था। यकीन नहीं होता है कि पूरा ये जो हाहाहुती स्टेट है वो इतना नॉन परफॉर्मिंग हो सकता है। और सोनू सूद इफ़ेक्टिव थे, आप बिल्कुल, मतलब आप ये देखिए कि वो मसीहा थे, हाँ। और उन्होंने काम किया,
और कमाल की बात है ये कि स्टेट वाज नॉट परफॉर्मिंग एट ऑल। बहरहाल ये जो पूरा एपिसोड है हमारा कोविड वाला, और इसमें जब हम देखते हैं अलग अलग सरकारी महकमों को तो बहुत अफसोस होता है। आपने सही कहा कि लोग गड्डियाँ लेके खड़े थे, और एक वक्त ये हालत थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम्स के जो मालिक थे उनके यहाँ ये था कि अगर इतने घंटे किसी मरीज़ को रख लिया है, अब इसको बाहर करो क्योंकि इसकी फ़ीस आ चुकी है, अब अगली आनी है, और इतने लोग वेट कर रहे हैं। यही शमशान में था, यही कब्रिस्तान में था। शमशान में 2-2 दिन बाद की पर्ची थी। एक एक हफ्ते में डेड बॉडीज़ की शमशानों के बाहर लाइन लगी हुई थी कुछ शहरों में। औरंगाबाद जैसे में दवाइयाँ ब्लैक में बिक रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसानियत के नाते आपदा में जो है वो अवसर नहीं होना चाहिए कम से कम। चलिए इसको हम यहीं पर ये वाला टॉपिक छोड़ते हैं।